व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की डेफिनेशन क्या है? जॉन्डिस में और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या फर्क है? येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स इज जॉन्डिस। ये जो येलोइश डिस्कलरेशन है, अगर ये बाइल फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रही है तो अब ये कौन सा है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। इसी की दूसरी डेफिनेशन ये है कि वो जॉन्डिस विच इज एमिनेबल टू सर्जिकल ट्रीटमेंट इज सर्जिकल जॉन्डिस, जिसमें सीबीडी जो है, लीवर के बाहर जो सारा पोर्शन है, जो ड्रेनेज का सीबीडी का, वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, वो सारा कौन सा है? वो सर्जिकल जॉन्डिस है। पहले वाला हेपेटिक और उससे पहले वाला प्री हेपेटिक जॉन्डिस है। हमारा लेना देना किससे है? सिर्फ पोस्ट हेपेटिक या सर्जिकल जॉन्डिस से। एक तो ये बताया कि नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल क्या है और कितना बिलिरुबिन जब हो जाएगा ब्लड में लेवल हो जाएगा तो क्लिनिकली जॉन्डिस अपीयर करना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल बिलिरुबिन आपका 0.2 से लेके 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, और जब ये बिलिरुबिन 2 से ज़्यादा हो जाता है, सम बुक्स और कुछ बुक्स के मुताबिक 2.5 से ऊपर हो जाता है, तो क्लिनिकली जॉन्डिस आना शुरू हो जाता है। स्क्लेरा में, हाथों में, स्किन में जॉन्डिस आना शुरू कर देता है। अगली चीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कॉजेज क्या हैं? एग्जामिनर आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन, और बड़ा कॉमनली पूछेगा, रिपीटेडली वर्ड्स में आपसे पूछा जाएगा। क्या कॉजेज होंगी बोलें? गॉल स्टोन्स। सबसे पहले तो पूछेगा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस? गॉल स्टोन्स। अब आप जिस तरह बता रहे हैं सी हेड ऑफ पेनक्रियाज, कोलिडोकल सिस्ट, गॉल स्टोन्स, आपने एग्जामिनर को इस तरीके से नहीं बताना, ये भी क्योंकि ल्यूमन वाली एक स्ट्रक्चर है, तो ल्यूमन का जब भी ऑब्स्ट्रक्शन पूछी जाएगी तो आप उसको 3 तरह से बताएंगे। एक बताएंगे कॉजेज इनसाइड द ल्यूमन, एक बताएंगे कॉजेज ऑफ द वॉल, और तीसरी बताएंगे कॉजेज आउटसाइड द वॉल। इनसाइड द ल्यूमन सीबीडी की ऑब्स्ट्रक्शन किस किस चीज़ से होगी? नंबर 1 स्टोन से। नंबर 2 इसमें क्या आ सकता है आपके पास? वर्म्स आ सकते हैं। नंबर 3 क्या आ सकता है? कोई फॉरेन बॉडी स्टेंट प्लेस किया हुआ है, स्टेंट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। ये 3 चीज़ें किस में आ सकती हैं? आपकी ल्यूमन की कॉजेज में आ सकती हैं। जो वॉल की कॉजेज हैं, वॉल की कॉजेज में क्या क्या आपके पास आएगा? आपके पास स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, बिनाइन स्ट्रक्चर्स, मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर, आपके पास कोलिडोकल सिस्ट आ जाएगी, आपके पास कोलेंजियोकार्सिनोमा आ जाएगा कि उसका कैंसर है वॉल का, उसने उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है। इसके बाद आखिरी चीज़ आपके पास क्या आएगी? कॉजेस जो बाहर से ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं। तो बाहर से क्या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है? नंबर 1 बोलें, सीए हेड ऑफ पेनक्रियाज, कि हेड ऑफ पेनक्रियाज ड्यूडेनम इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, सेकेंड ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट को पुश करेगा और वहाँ ही एम्पुला पड़ा हुआ, और जब वो एम्पुला वेटर बंद होगा, क्लोज होगा, डिस्टल सीबीडी क्लोज होगी, तो पीछे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो बाहर से करती है, स्टेनोसिस नहीं, जो बाहर से ऑब्स्ट्रक्ट करती है वो है पोर्टा हेपेटिस के लिम्फ नोड्स। ये कब इलाज होंगे? सीए स्टमक में। सीए स्टमक में इलाज हो सकते हैं, सीए गॉल ब्लैडर में इलाज हो सकते हैं। ये जब इलाज हुए पड़े होंगे तो क्या होगा? बाहर से कंप्रेशन हो रही होगी। तो 3-4 चीज़ें अंदर की, 3-4 चीज़ें ल्यूमन की, और 3-4 चीज़ें बाहर की आपने याद रखनी है, जो सीबीडी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही होंगी, जिनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो रहा होगा। अगली चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी अल्ट्रासाउंड पे आपको स्ट्रक्चर देगा सीबीडी का, तो आपने अब इस स्ट्रक्चर को मैलिग्नेंट ही समझना है, अनटिल अनलेस इट इज़ प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड। स्ट्रक्चर की टर्म, स्ट्रक्चर का वर्ड जब भी सीबीडी में यूज़ किया जाएगा तो थिंक ऑफ मैलिग्नेंसी, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट फॉर मैलिग्नेंसी। होता क्या है? लीवर बाइल प्रोड्यूस कर रहा है, बाइल, उसका 50% बाइल जो है वो आके डायरेक्टली वो इंटेस्टाइन में फेंक देता है, और 50% गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर कर लेता है। गॉल ब्लैडर इस 50% को कंसंट्रेट करता है और इसको इंटरमिटेंटली रिलीज करता रहता है ताकि फैट्स की अब्जॉर्प्शन हो सके। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कौन से विटामिन जो हैं वो फैट सॉल्युबल हैं, और किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो डेफिशिएंट हो जाएंगे। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी। आपने आंसर उसे क्या करना है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो सारे एबनॉर्मल हो जाएंगे या कम हो जाएंगे उनकी एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि फैट्स को कौन एब्जॉर्ब करता है? बाइल, और बाइल ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। जब बाइल आगे जा नहीं रहा तो फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी नहीं एब्जॉर्ब हो रहे। तो फैट सॉल्युबल कौन से 4 हैं? ए, डी, ई, के। तो जब के एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो जो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, अगला क्वेश्चन आपसे करेगा कि विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से हैं। तो अब आप उसको क्या बताएंगे? 10, 9, 7, 2। मैंने कैसे याद रखा? हमारा MRCS में जिसके मैं नोट्स पढ़ रहा था ना, वो इजिप्शियन था, तो वो उधर बताया करता था कि विटामिन के डिपेंडेंट जो है वो 1972 इजिप्ट की इंडिपेंडेंस का ईयर है, तो उससे याद रखा हुआ था 1972। तो 10, 9, 7, 2।
और जब 10972 की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी क्लॉटिंग प्रोफाइल में क्या चेंज आएगी? पीटी एबनॉर्मल होगा या एपीटीटी एबनॉर्मल होगा? प्रोथ्रोम्बिन टाइम एबनॉर्मल होगा। आपसे अगला क्वेश्चन ये करेगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर खराब हो गए, पीटी रेज कर गया पेशेंट का। अब आप उसको विटामिन के कैसे देंगे, कितना देंगे, किस रूट से देंगे ताकि उसके प्रोथ्रोम्बिन टाइम को ठीक किया जा सके ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट को? तो याद रखें, आपके ऑप्शन 3 आई होंगी, क्या इंट्रामस्कुलर देंगे, इंट्रावीनस देंगे, इंट्रा ओरल देंगे, ये पारेंटल या एंट्रल देंगे। बल्कि आपसे उसने पूछना है कि इंट्रा ओरल क्यों नहीं देंगे, विटामिन कैप्सूल टैबलेट्स की फॉर्म में क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है, वो फैट्स ऑलरेडी एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, बाइल ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्ट हुआ पड़ा है, तो आप उसको डायरेक्टली ब्लड में देंगे, आईवी देंगे। कितना देंगे? 5 to 10 mg देंगे। कब कब देंगे? डेली 1 या 2 डोजेस देंगे, 3 to 4 डेज के लिए देंगे, जब तक उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल नहीं हो जाता। तो ये क्या है आपका विटामिन के की डोजेज के बारे में। ऐसा क्यों है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में या जब किसी पेशेंट को जॉन्डिस होता है तो हम वार्ड्स में बड़े कंसर्न होते हैं कि यार इसके वूंड हीलिंग ख़राब हो जाएगी, पेशेंट की वूंड की केयर करनी है, जॉन्डिस हुआ है, इसका वूंड ख़राब होगा। उसकी कॉज आपने याद रखनी है। प्रोपाइल हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है जो फाइब्रिन के अंदर प्रोलीन को डिपॉजिट करवाता है, जिसकी वजह से फाइब्रिन प्रॉपरली काम करता है। और फाइब्रिन जो है वो वूंड हीलिंग में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वूंड को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का और वूंड को हीलिंग करवाने का। तो अगर आपसे कोई पैथोफिजियोलॉजी पूछ ले, पहले तो आपसे पूछेंगे कि क्या जॉन्डिस वूंड्स को हीलिंग में इफेक्ट करता है, ख़राब करता है? तो आप कहेंगे यस। अगला क्वेश्चन आपसे ये करेगा कि अगर वो करता है तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो आप किस एंजाइम का नाम लेंगे? प्रोपाइल हाइड्रोक्सिलेज का। कि ये प्रोपाइल हाइड्रोक्सिलेज जो है ये फाइब्रिन में प्रोलीन डिपॉजिट करवाता है, जिसकी वजह से हीलिंग बेहतर होती है। और जब यही नहीं ठीक रहेगा तो क्या होगा? हीलिंग वूंड्स की ख़राब हो जाएगी। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। व्हाट आर द 3 क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का पेशेंट आपके पास क्लिनिक में प्रेजेंट करेगा जिनके साथ? नंबर 1 क्या होगा? नहीं, चलो पेन होगी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन, और प्रोराइटस, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, डार्क यूरिन, क्ले कलर स्टूल। ठीक है, ये चीज़ें जब आएंगी तो इसमें आपने ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जाना है कि ये जॉन्डिस आप ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। स्क्लेरा को तो निकाल दो, जॉन्डिस जो भी होगा उसमें येलोइश स्क्लेरा भी हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन भी हो जाएगी, आपका स्किन भी येलो हो जाएगी। 3 चीज़ें जो दूसरी हैं वो क्या है? डार्क यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल और प्रोराइटस। प्रोराइटस क्यों हो जाता है पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में? बाइल सॉल्ट्स डिपॉजिट करता है स्किन के अंदर और वो इरिटेशन करवाता है। एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दी थी डॉक्टर चिंतामणि है इंडिया के, मैं आपको अक्सर बताता होता हूँ कि सर्जरी में उस बंदे को थ्योरी के लिए पढ़ना देखना उस बंदे को। उसने अपने एग्जाम में मुझे याद आ गया क्वेश्चन किया था कि जो स्किन पे पेशेंट के जब आप पेशेंट प्रोराइटिस की वजह से बड़ी इचिंग होती है और उस इचिंग पे जब वो खारिश करता है और उसके बाद जो इधर स्कार बनते हैं उनमें क्या फ़र्क होगा? एक एक्जिमा के स्कार में और इसके जो बनेंगे क्या फ़र्क होगा? उन्होंने कहा इसमें जो माइक्रोथ्रोम्बाई हैं आपको माइक्रोस्कोपिक ब्लड क्लॉट्स नज़र आएंगे उसके इचिंग के स्कार्स के साइडों पे। ये बड़ी फाइन सी फाइंडिंग है जो बड़ा ही कोई डेलिकेट आई रखने वाला बंदा इसे ढूंढ सकता है, बट थ्योरेटिकली कोई पूछ सकता है आपसे कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्जिमा में जो इचिंग है उसके स्कार्स को जॉन्डिस की जो इचिंग है उसके स्कार्स है। क्योंकि ये इसमें कोएगुलेशन एब्नॉर्मेलिटी हो रही है तो इसमें माइक्रोथ्रोम्बाई की वजह से माइक्रोक्लॉट्स आपको उन इचिंग के स्कार मार्क के साथ नज़र आएंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट में कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है ये गॉलस्टोन की वजह से है, ये हेड ऑफ पेनक्रियास की वजह से है या कोलेंजियोकार्सिनोमा की वजह से है? सब में एक एक दो दो चीज़ें क्लिनिकली आपको फ़र्क पता होने चाहिए। तो याद रखें क्या चीज़ें बताएंगी कि ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है ये गॉल स्टोन्स की ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने की वजह से हुआ है। सीबीडी में गॉल स्टोन आकर ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई कोलिडोकोलिथियासिस है। नंबर 1, दिस इज़ गोइंग टू बी अ पेनफुल जॉन्डिस। पेशेंट एक्यूट कंडीशन में आपके पास प्रेजेंट करेगा और सबसे पहला सिम्टम उसका क्या आएगा? पेन। उसके बाद उसका क्या अपीयर होगा? जॉन्डिस। अब आप इसको ट्रीट करना शुरू कर देंगे इमरजेंसी में, नेक्स्ट डे आप इसको वार्ड में लेके जाएंगे, आप एक थर्ड सिम्टम भी अपीयर होगा, वो क्या होगा? फीवर। तो जब ये थर्ड सिम्टम अपीयर कर जाएगा वार्ड के अंदर तो आप में से कोई एक ट्रेनी, कोई एक हाउस ऑफिसर जो समझदार होगा वो क्या करेगा? इसके डायग्नोसिस में जहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस लिखा होगा उसके आगे स्लैश डाल के क्या लिख देगा? एक्यूट कोलेंजाइटिस। कि अब ये ट्रायड पूरा हो गया, फीवर भी आ गया तो अब ये एक्यूट कोलेंजाइटिस है।
तो एक्यूट कोलेंजाइटिस का ट्रायड है, इसको क्या कहते हैं? चारकोट्स ट्रायड। यही पेशेंट, पहले पेन आई, फिर जॉन्डिस हुआ, फिर फीवर आया, और इसी पेशेंट में जब हाइपोटेंशन डेवलप हो जाएगी, इसका ब्लड प्रेशर फॉल करेगा सेप्सिस की वजह से, और साथ ही इसकी मेंटल इरिटेबिलिटी आ जाएगी, तो अब ये दो सिम्टम्स ऐड होने के बाद हम इस चारकोट्स ट्रायड को कहेंगे रेनाल्ड पेंटार्ड। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि रेनाल्ड पेंटार्ड क्या है या चारकोट्स ट्रायड क्या है, तो आपने उसको ये डिटेल बतानी है। ये बात होगी कि स्टोन्स के साथ जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है वो कैसे प्रेजेंट करेगा। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है कि अगर ये मैलिग्नेंसी के साथ प्रेजेंट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ड्यू टू मैलिग्नेंसी, कैसे पता चलेगा? नंबर 1, ये पेनफुल नहीं होगा स्टोन्स की तरह जैसे कोलिडोकोलिथियासिस में था। दिस विल बी अ पेनलेस जॉन्डिस। और दूसरे नंबर पे क्या होगा, इसमें आपको कौन सा लॉ पॉजिटिव आ जाएगा? कोरवाइजर्स लॉ आपको पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। आपको पैल्पेबल गॉल ब्लैडर मिलना शुरू हो जाएगा। और पैल्पेबल गॉल ब्लैडर किससे मिलता है? जब डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किसी ट्यूमर की वजह से हुई है। तो आपको क्या मिलेगा? प्रोग्रेसिव पेनलेस जॉन्डिस विद पैल्पेबल गॉल ब्लैडर। तो ये आपको किस तरफ गाइड करेगा कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये मैलिग्नेंसी की है। इसमें वेट लॉस की हिस्ट्री भी आ जाएगी, इसमें कैकिक्सिया की हिस्ट्री भी आ जाएगी पेशेंट की, एनोरेक्सिया की हिस्ट्री भी आ जाएगी। तो ये एडिशनल 20 सिम्टम्स भी आपको इसमें मिलेंगे। ये कोलेंजियोकार्सिनोमा की वजह से होगा। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि मुझे ये बताएं कि एम्प्यूला ऑफ वेटर का ट्यूमर या हेड ऑफ पेनक्रियाज के ट्यूमर में फ़र्क कैसे पता चलेगा, तो जो सीए हेड ऑफ पेनक्रियाज है उसमें और एम्प्यूला ऑफ वेटर के कैंसर में आप ऐसे बताएंगे कि जो एम्प्यूला ऑफ वेटर का कैंसर है उसमें आपको जो जॉन्डिस मिलेगा वो वैक्सिंग एंड वीनिंग पैटर्न शो करेगा। और दूसरे नंबर पे पेशेंट को मलीना हो रहा होगा। ये क्यों हो रहा होगा? ये डिस्टल सीबीडी, एम्प्यूला ऑफ वेटर पे ग्रोथ आ गई है अंदर की तरफ और ग्रोथ ने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। कुछ दिनों बाद क्या होगा कि ये जो ट्यूमर है ये शेड करेगा। जब ये ट्यूमर की एपिथेलियम शेड करेगी तो यहाँ से ट्यूमर बल्क रिड्यूस होगा, बीच में रास्ता क्रिएट होगा, बाइल फ्लो अचीव हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा। तो अटेंडेंट्स क्या कहेंगे कि हाँ जी ये वैक्सिंग एंड वीनिंग पैटर्न का जॉन्डिस है, बाबा जी को 2 महीने पहले हुआ था, फिर 20 दिन के लिए ठीक हो गया, फिर अगले 2 महीने से चल रहा है, तो वैक्सिंग एंड वीनिंग पैटर्न। सेकंड थिंग हिमाचूरिया क्यों? सॉरी हिमाचूरिया नहीं, मलीना। सेकंड थिंग इज मलीना क्यों? कि जब ये शेड करेगा, जो एपिथेलियम शेड करेगी तो ये ट्यूमर ब्लीड करेगा। तो जब ये ट्यूमर ब्लीड करेगा तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट से ब्लीड कर रहा है, तो प्रॉक्सिमल ब्लीडिंग कैसे प्रेजेंट करती है? मलीना के साथ। तो जो एम्प्यूला वेटर का कैंसर है वो प्रोग्रेसिव नहीं होगा, वो वैक्सिंग एंड वीनिंग पैटर्न शो करेगा, वो पेनलेस होगा, उसमें मलीना होगा बिकॉज ऑफ शेडिंग ऑफ द ट्यूमर एपिथेलियम। ठीक हो गया? बहुत मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा या बहुत तेज़ तो नहीं कर रहा, समझ आ रही है ना? और आसान सी कर रहा हूँ। उसमें वैक्सिंग एंड वीनिंग पैटर्न नहीं होगा। हेड ऑफ पेनक्रियाज का ट्यूमर, कोलेंजियोकार्सिनोमा, गॉल ब्लैडर इटसेल्फ, ये सारे प्रोग्रेसिव कैंसर होंगे, प्रोग्रेसिव जॉन्डिस होंगे और इनमें आपको गॉल ब्लैडर पैल्पेबल मिलेगा। ठीक है? सीए गॉल ब्लैडर की हमने बात नहीं की। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज या फैक्टर कॉजिंग कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर? क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। गॉल स्टोन्स इटसेल्फ कॉज है सबसे कॉमन गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा की। ठीक है? चीज़ें वही, इसमें कोरवाइजर्स लॉ लगेगा और जॉन्डिस अपीयर हो जाएगा। बॉयजेस खामोश। व्हाट इज हेपेटोरेनल सिंड्रोम इन अ पेशेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस? और आप इसको डायग्नोज क्लिनिकली कैसे करेंगे कि पेशेंट जो हेपेटोरेनल सिंड्रोम में है या इसकी कोई वैसे रीनल पैथोलॉजी है? तो याद रखना, किसी भी रीनल पैथोलॉजी की एब्सेंस में, रीनल कॉज की एब्सेंस में, जब जॉन्डिस का पेशेंट होगा, हेपेटोबिलियरी सिस्टम जिसका ऑलरेडी अफेक्टेड है, उसमें जब रीनल सिस्टम फंक्शन कंप्रोमाइज होने लग जाएगा तो हम उसे क्या डेजिग्नेट करेंगे? हेपेटोरेनल सिंड्रोम। उसकी अपनी रीनल पैथोलॉजी नहीं है, ये रूल आउट करने के बाद हम इसे डेजिग्नेट करेंगे कि ये क्या है? हेपेटोरेनल सिंड्रोम है। कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं आज जो आप पेशेंट की ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में करवाएंगे और जिनमें आप चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे? एक पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का आपके पास आया, उसकी ब्लड सीपी में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नंबर 1 TLC रेज्ड होगा, इन्फेक्शन होगा। LFTs में क्या चीज़ें रेज्ड होंगी? क्या चीज़ें आप ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट में LFTs में क्या चेंजेस देखेंगे और क्या क्या चीज़ें देखना चाहेंगे? बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, नंबर 1। क्या डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा होगा या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट बिलिरुबिन। सर्जिकल जॉन्डिस में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा होता है। क्या चीज़ है? ALT और AST ज़्यादा होगा, और अगर होगा तो क्यों ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा?
ALT-AST ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में तब ज़्यादा होगा जब असेंडिंग कोलेंजाइटिस की वजह से हेपेटोसाइट्स की इंजरी हो रही है, लेकिन ये उतनी सीवियर नहीं होगी जितनी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में होती है। तो आपको ALT-AST किस रेंज में मिलेगा? 200, 300, 400, मे बी 500 की रेंज में, आपको थाउजेंड्स में नहीं मिलेगा जैसे हेपेटाइटिस में मिलता है। आखिरी चीज़ आपके पास क्या आएगी? अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज वो पैरामीटर है जो ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बताता है आपको कि ये जो कॉज है ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। इनके अलावा एक दो इन्वेस्टिगेशंस जो आपने करवानी है नोइंग कि ये पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का है, क्या होंगी? अभी हमने डिस्कस किया था। क्या चीज़ अब नॉर्मल हो जाएगी? विटामिन के फैक्टर्स और दिस एंड दैट, क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो आप उससे क्लॉटिंग फैक्टर्स करवाएंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या करवाना चाहेंगे इसमें आप? लीवर ख़राब हो रहा है, लीवर क्या प्रोटीन्स बनाता है? तो आप सीरम एल्बुमिन और प्रोटीन करवा के पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस भी देखना चाहेंगे। तो आप अगर आपसे इन्वेस्टिगेशन पूछे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, तो आप उसकी कंप्लीट ब्लड पिक्चर का बताएंगे, आप उसके लीवर फंक्शन टेस्ट और इनका इंडिविजुअली बताएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करते हैं, आप उसकी क्लॉटिंग फैक्टर्स का बताएंगे कि क्यों करवा रहा हूँ, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स का इशू हुआ है, और उसके बाद आप उसका क्या बताएंगे कि मैं सीरम एल्बुमिन और टोटल प्रोटीन कराऊंगा क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस किधर हो रही है? लीवर में, और ये फैक्ट्री सारी ख़राब हुई पड़ी है क्योंकि आगे जो पाइप है आउटलेट का वो बंद हुआ पड़ा है। तो आपने ये चार चीज़ें ज़रूर बोलनी है इसकी इन्वेस्टिगेशंस में। बाकी RFTs हेपेटोरीनल सिस्टम को रूल आउट करने, सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो कौन सी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट में आप करवाएंगे, और हर एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आपको क्या क्या फाइंडिंग्स बताएगी और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। नंबर 1 आपके पास क्या आ जाता है? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आपको बताएगा कि ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या CBD में ही है, CBD के किस लेवल पे है, वो स्ट्रक्चर का भी बता देगी, और वो आपको सबसे बढ़ के उसकी डायलेशन, CBD की डायलेशन का भी बता देगी कि CBD डायलेटेड कितनी है। व्हाट इज़ द नॉर्मल कैलिबर ऑफ CBD? 7 mm to 8 mm। 9 mm बढ़ गई या 10 mm होगी, 1 सेंटीमीटर से ऊपर चलेगी, तो अब ये क्या है? दिस इज डायलेटेड CBD। कॉज रूल आउट करनी है आपने। उसके बाद अल्ट्रासाउंड हो गया। What is MRCP and what is ERCP and what is the role of both of these investigations in a patient of obstructive jaundice? MRCP सिंपली MRI है, हेपेटोबिलरी जो सिस्टम है उसका। ये आपको इमेजेस बताएंगे, आपको इमेज लेगा MRI के फॉर्म में, और ये आपको बताएगा कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से डायलेटेड है, ये चैनल इतना ऑब्स्ट्रक्टेड है, ये चैनल इतना ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये थेराप्यूटिक नहीं है, ये सिर्फ डायग्नोस्टिक है। और आप इसको जब आपके ऑस्की में आएगा तो आप कैसे देखेंगे? MRCP आपको वाइट नजर आएगा, हेपेटोबिलरी सिस्टम अगेंस्ट अ ब्लैक बैकग्राउंड। अगेंस्ट अ ब्लैक बैकग्राउंड आपको हेपेटोबिलरी सिस्टम कैसा नजर आएगा? वाइट नजर आएगा। और जो ERCP है, अब आ जाएं ERCP के ऊपर। ERCP के बारे में सारों को पता है कि ERCP डायग्नोस्टिक भी है और ERCP थेराप्यूटिक भी है, ये भी है। तो पहले तो आपने ये बताना है कि ERCP का मैकेनिज्म क्या है, वो किया कैसे जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो याद रखें, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, उसका नेम बता रहा है कि एक एंडोस्कोप है जो जाएगी, जब वो स्टमक से आगे चली जाएगी तो अब इसको रिट्रोग्रेड करके हम CBD के अंदर ले जाएंगे एम्पुला वेटर से, और अब यहाँ डाई फेंकेंगे और अब इमेजेस लेंगे इसके। अब जब हम इमेजेस लेंगे तो अब वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना शुरू करेगा। ये हो जाएंगे इसके डायग्नोस्टिक, इसका डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस। 4 चीज़ें बताएं ERCP की जो आपको इसकी थेराप्यूटिक फंक्शंस बता रहे हैं कि ये 4 चीज़ों में थेराप्यूट कर सकता है। नंबर 1 याद रखना है कि अल्ट्रासाउंड वाले ने आपको दिया कि देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द डिस्टल CBD या स्टोन है डिस्टल CBD में और उसकी वजह से प्रॉक्सिमल डायलेशन हुई है। आपका मेन गोल क्या है थेराप्यूटिक? टू अचीव द बाइल फ्लो। आपका गोल उस स्ट्रक्चर को ठीक करना नहीं है, आपका गोल प्राइमरीली गोल जो इमीडिएट गोल है वो आपका स्टोन रिट्रीव करना नहीं है। आपका गोल क्या है? कि बाइल फ्लो को अचीव किया जाए। तो सबसे पहले ये क्या कर सकता है? ये स्टोन को रिट्रीव कर सकता है, स्टोन, ताकि बाइल फ्लो अचीव हो सके। अगर स्टोन रिट्रीव नहीं हुआ तो अब ये क्या कर सकता है? अब ये ERCP से स्फिंक्टरोटमी कर सकता है। स्फिंक्टर में इंसियन दे सकता है, कंप्लीट ट्रांसम्यूरल इंसियन नहीं देते, पार्शियली इंसियन देते हैं, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है। स्टोन बाहर नहीं भी आया तो एक बाइल फ्लो नज़र आना शुरू हो जाता है आपको, और एग्जामिनर लिखता है कि मुझे बाइल फ्री फ्लो ऑफ बाइल अचीव हो गया है। तो आप स्फिंक्टरोटमी कर सकते हैं, आप स्टोन रिट्रीवल कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर है बिनाइन या मैलिग्नेंट और आपने भी जो मेन थेराप्यूटिक आपने उसका जो इंटरवेंशन करनी है वो लेट करनी है, तो अब आप इसके अंदर क्या रख सकते हैं?
ये CBD बंद पड़ी हुई है, आपने यहाँ से स्टंट पास किया और जो स्ट्रक्चर था उस पर जाकर स्टंट को ओपन कर दिया, बाइल फ्लो अचीव हो गया, हमारा मेन गोल हमें पूरा हो गया। आखिरी चीज़ स्ट्रक्चर था बिन, तो मैंने क्या कहा था कि जब भी स्ट्रक्चर आएगा आपने क्या ज़हन में रखना है, मैलिग्नेंसी। ERCP के साथ प्रोब आप उधर लेके गए हुए हैं, तो आप यहाँ से ब्रश साइटोलॉजी करेंगे, इसकी बायोप्सी ले लेंगे, तो ये भी है डायग्नोस्टिक, बट आप इसे कंसिडर थेराप्यूटिक वाले पोर्शन में करेंगे कि ये इसका फंक्शन है, ERCP ये कर सकती है 4 काम। तो क्या 4 काम है जो ERCP कर सकती है? स्टोन रिट्रीवल, स्फिंक्टरोटमी, स्टेंट प्लेसमेंट एंड ब्रश साइटोलॉजी। ये एग्जामिनर्स पूछते होते हैं और 1 या 2 के बाद सारे चुप हो जाया करते हैं। What are the limitations of ERCP in a patient with obstructive jaundice? ERCP की limitations क्या है? आपने CBD ऑब्स्ट्रक्ट पड़ी हुई है, पेशेंट की CBD है, ये CBD इसकी ऑब्स्ट्रक्ट हुई पड़ी है इस एरिया में, आपने यहाँ से एम्प्यूला वेटर को वेटर में चले गए, पास कर दी प्रोब, डाई भी आपने फेंक दिया, अब यहाँ तो ऑब्स्ट्रक्शन है, डाई तो इससे ऊपर जा ही नहीं रहा, तो जो एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है प्रॉक्सिमल टू दैट एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ERCP की जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि डाई नहीं जा रहा ऊपर। यहाँ पे क्या हेल्प करेगा आपको? MRCP, क्योंकि वो पूरे के पूरे हेपेटोबिलियरी स्टेटस का पूरा इमेज दे रहा है आपको। लेकिन अगर आपने इसको थेराप्यूटिकली ट्रीट करना है, अगर आप इसका थेराप्यूटिक इशू देखें कि मैंने इसको ठीक करना है इस ऑब्स्ट्रक्शन को, मैं यहाँ से प्रोब पास कर नहीं पा रहा, डिस्टली नहीं जा पा रहा, तो अब एक थर्ड चीज़ एंटर होगी, अब एक थर्ड इन्वेस्टिगेशन आएगी, वो है PTC, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम। अब हम यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है, डिस्टली तो ऊपर नहीं जा सकते थे, अब हम क्या करेंगे कि लीवर में पेशेंट को स्किन से लीवर के अंदर प्रोब पास करेंगे, प्रोब किसी एक उसमें जाएगी, हेपेटिक डक्ट में जाएगी, और वहाँ से नीचे आके हम यहाँ पे इसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं, यहाँ पे स्टेंट भी रख सकते हैं और इसको स्ट्रक्चरोप्लास्टी भी कर सकते हैं। तो PTC कब काम आ रही है? जब यहाँ पे मिडवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, इससे प्रॉक्सिमल ERCP नहीं जा सकती, अब आप उसको प्रॉक्सिमली अप्रोच करेंगे थ्रू द स्किन, लीवर, साइनोसाइड्स और उसमें हेपेटिक डक्ट में, और वहाँ से आप इस ऑब्स्ट्रक्शन तक पहुँचेंगे। तो ERCP, MRCP और PTC का फ़र्क भी पता लग गया, इनकी लिमिटेशन भी पता लग गई, और आपको क्या पता लग गया कि इनको कब कब हमने यूज़ करना है। कैसे पता चलेगा कि ये जो इमेज आपके सामने आया ये MRCP का है या ERCP का है? नंबर 1 याद रखना है, MRCP वाइट कलर की बिलियरी हेपेटोडक्ट्स मिल रही होंगी आपको अगेंस्ट अ ब्लैक बैकग्राउंड। ERCP आपको ब्लैक कलर की डक्ट्स मिल रही होंगी, हेपेटोबिलियरी सिस्टम मिल रहा होगा अगेंस्ट अ कंपैरेटिवली वाइट या लाइटर बैकग्राउंड। और ERCP में एक और चीज़ जो आपको नज़र आ रही होगी, जो सांप की तरह की ये चीज़ आ रही है, ये क्या है? ये एंडोस्कोप है जो आपको हर ERCP के इमेज में नज़र आ रही होगी। PTC में कैसे पता चलाएंगे कि ये जो इमेज आपको दिया गया है ये कोलेंजियोग्राम है PTC वाला, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम, उसमें आपको स्किन से बाहर से प्रोब आती हुई नज़र आ रही होगी, स्किन से प्रोब आ रही होगी, स्किन से लीवर में जाते हुए आपको नज़र आ रहा होगा कि ड्रेन गया हुआ है और बाहर से अंदर CBD में जाके आया हुआ है। तो आपने इन प्रोब से और ये कलर से आप और कंट्रास्ट से आपने पहचानना है कि जो इमेज आपके पास आया है ये MRCP का आया या ERCP का आया है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ड्यू टू कोलिडोकोलिथियासिस, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? आपने कंजर्वेटिवली पेशेंट को मैनेज कर लिया, उसको IV फ्लूइड्स दे दिए, उसका सेप्सिस कंट्रोल कर लिया आपने, अब उसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगी? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी है उसकी, कोलिसिस्टेक्टमी करनी है। व्हाट इज डिलेड कोलिसिस्टेक्टमी एंड व्हाट इज सेम एडमिशन कोलिसिस्टेक्टमी, और इन दोनों का फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है? सेम एडमिशन कोलिसिस्टेक्टमी उस कोलिसिस्टेक्टमी को कहते हैं जो हमने पेशेंट की विद इन 72 आवर्स ऑफ एडमिशन करनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सेम एडमिशन कोलिसिस्टेक्टमी? पेशेंट को ट्रीटमेंट इमीडिएट मिल जाएगी, हॉस्पिटल का खर्चा कम होगा, पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। बट इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी? इसकी लिमिटेशन ये होगी कि जो सर्जरी है वो आप डेंसली एडेरेंट एरिया में करेंगे, कैलेट्स बड़ा डेंसली एडेरेंट होगा क्योंकि आप इन्फ्लेम्ड ऑर्गन पे कर रहे हैं। और अगर आप डिलेड कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे, पेशेंट को रिससिटेट करके, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे के, पेशेंट की इन्फ्लेमेशन सेटल करके, वो कोलिसिस्टेक्टमी जो आप आफ्टर 6 वीक्स या 6 to 14 वीक्स के बीच में करते हैं, इट इज़ कॉल्ड डिलेड कोलिसिस्टेक्टमी। तो डिलेड कोलिसिस्टेक्टमी और इमीडिएट कोलिसिस्टेक्टमी में पता चल गया फ़र्क क्या है सेम एडमिशन कोलिसिस्टेक्टमी में। पैनक्रेटाइटिस के केस में अगर कोई एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट है, उसमें भी यही पेशेंट सीन फॉलो किया जाता है कि आप सेम एडमिशन या डिलेड एडमिशन कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि पेशेंट एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का है, आपकी क्या क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल होंगे,
तब आप इसकी इमीडिएट कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे या डिलेड कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। तो याद रखिएगा जो पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट है इसमें नंबर 1 इसका माइलेज नॉर्मल होना ज़रूरी है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वजह से पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट है इसमें ERCP करना पहले ज़रूरी है, फ्री फ्लो ऑफ बाइल अचीव करना आपने, चाहे स्फिंक्टरोटमी से करें चाहे स्टोन रिट्रीवल से करें। और तीसरी चीज़ आपके लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होना ज़रूरी है, चाहे वो विद इन 12 आवर्स हो जाएँ, चाहे वो विद इन 48 आवर्स हो जाएँ, चाहे विद इन 72 आवर्स हो जाएँ। ये 3 पैरामीटर्स जब नॉर्मल हो जाएंगे तब हम सेम एडमिशन कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट की, सेकेंडरी टू कोलिडोकोलिथियासिस। व्हाट इज़ विपल्स प्रोसीजर, और विपल प्रोसीजर में क्या 3 चीज़ें निकालते हैं और क्या 3 अनास्टोमोसिस करते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। 3 चीज़ें क्या निकालेंगे, क्योंकि हेड ऑफ पैनक्रियाज में निकला है, पाइलोरस ऑफ द स्टमक, ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या निकलेगी, ड्यूडेनम, जहाँ पे वो ओपन हो रहा है। 3 अनास्टोमोसिस आपके क्या बनेंगे, हेपेटिकोजुजुनोस्टमी, गैस्ट्रोजुजुनोस्टमी एंड तीसरी क्या होगी, पैनक्रियाटिकोजुजुनोस्टमी। सम सर्जन्स आल्सो डू जुजुनोजुजुनोस्टमी रोवन वाइल लूप के साथ, उसको भी आपने याद रखना है इसमें। व्हाट इज पाइलोरस प्रिजर्विंग पैनक्रियाटिकोडुडेनेक्टमी, विपल्स प्रोसीजर इज आल्सो कॉल्ड पैनक्रियाटिकोडुडेनेक्टमी, क्योंकि इसमें हेड ऑफ पैनक्रियाज भी निकाल रहे हैं और ड्यूडेनम भी निकाल रहे हैं। तो एक सर्जरी है जो पाइलोरस प्रिजर्विंग पैनक्रियाटिकोडुडेनेक्टमी है, विपल्स प्रोसीजर है। इसमें हम जो स्टमक का पाइलोरस वाला एरिया है इसको बचा लेते हैं और ड्यूडेनम को सिर्फ रिजेक्ट करते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में सवाल किया जा सकता है।